और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जंग से जुड़ी हर एक अपडेट इंडिया डेली आप तक पहुंचा रहा है। ईरान ने आपको बता दे जो दोबारा हमला होगा उसको लेकर ये बड़ी अपडेट जो है वो आपको बता रहे हैं। यूएस पर हमला हुआ तो तबाही मचा देंगे, लगातार हर एक अपडेट जो है वो आपको बता रहे हैं। इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग जो है वो निकलकर सामने आ रही है। ईरान पर अमेरिकी हमले से जुड़ी है बड़ी अपडेट जो है वो आपको दे रहे हैं। हमले से पहले ईरान ने अपना यूरेनियम जो है वो हटा लिया था, जिस 60% यूरेनियम की हम बात कर रहे हैं, जिसकी एनरिचमेंट की गई है। अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भाई जहां पर ये अमेरिका ने हमला किया है वहां पर यूरेनियम था ही नहीं, पहले ही ईरान ने यूरेनियम वहां से हटा लिया है। ये बहुत बड़ी अपडेट जो है वो आपको हम बता रहे हैं। एक बार ये तबाही की तस्वीरें तेल अवीव में देखिए और एक बार ये अपडेट सुनिए, क्योंकि लगातार अमेरिका कह रहा है कि भाई हमने जो हमला किया है वो मिशन हमारा 100% सक्सेसफुल था। लेकिन अब ईरान ये बात कह रहा है कि जहां पर आपने हमला किया वहां पर आपको बता दे कि बिल्कुल भी यूरेनियम था ही नहीं। ये बहुत बड़ी अपडेट जो है वो आपको दे रहे हैं। लगातार आपको बता दे, मेरे सहयोगी किरण हमारे साथ जुड़ी हुई है, शिवम हमारे साथ जुड़े हुए, मेजर जनरल रमेश चंद पाड़ी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले किरण मैं आपके पास आऊंगी, क्या अपडेट है आपके पास, कितनी सच्चाई है इस खबर में कि ईरान एक तरफ कह रहा है कि भाई यूरेनियम तो वहां पर है ही नहीं और अमेरिका कह रहा है कि हमने 100% हमने यहाँ पर अचीव की है ये जो हमने हमला किया है। देखिए, अभी जो इसकी सटीकता की बात अगर की जाए पलक, तो सटीकता को सामने लाने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर जो है ये अटैक जो है अमेरिका की तरफ से किया जाता है, यानी कि सीधे तौर पर युद्ध में अमेरिका कूद जाता है, तो उसके बाद से देखिए ये बार बार जो आप भी बता रही हैं और हम भी कह रहे हैं कि सुबह से ही लगातार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने बहुत सफलतापूर्वक इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे दिया है, हमने वहां के परमाणु साइट्स जो है उस पर हमला किया। उसके बाद ईरान की तरफ से ये बयान निकल करके सामने आ जाता है कि कोई रेडियो जो है जो है वो यहाँ से रिलीज नहीं हुआ है, किसी तरह से रेडियो एक्टिव जो है वो नहीं हुआ है, यानी कि सीधे तौर पर जो मिसाइलें थी या परमाणु हथियार या यूरेनियम की बात थी वो यहाँ था ही नहीं। इससे ये सीधे तौर पर है और ऐसे में IAEA की तरफ से भी देखिए ऐसी जानकारी निकल करके सामने आए कि हाँ कोई यहाँ से ऐसी जो है रेडियो एक्टिव की हम बात करें तो वो यहाँ से रिलीज नहीं हो रहा है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल यही कि अगर ये हमला हुआ है B-2 बॉम्बर से, अगर ये हमला हुआ है जो कि बहुत अंदर तक जाकर के निशाने को जो है वो सटीकता से जो है उसको ध्वस्त कर देता है, तो अब ऐसे में ये देखना होगा कि जो बात यहाँ पर ईरान की तरफ से कही जा रही है कि अगर कोई रेडियो एक्टिव वहां से चीजें नहीं हुई है तो क्या वहां से उसको हटा लिया गया। किरण ये बात मेजर जनरल रमेश चंद्र जी हमें ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे। मेजर जनरल रमेश जी, सर क्या ये बात हजम हो रही है आपको कि एक जगह पर अगर कोई न्यूक्लियर साइट है यहाँ पर आप यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहे हैं, कहा जा रहा है 60% जी आपने यूरेनियम एनरिचमेंट कर दी और वहां से आपने उसे कहीं और भी ट्रांसपोर्ट कर दिया, क्या ये इतना इजी है सर? देखिए, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है मैं उनको भी डिस्प्यूट नहीं करना चाहता हूँ। यूएसए ने डेफिनेटली इंटेलिजेंस के आधार पर ही उन्होंने अटैक किया है और जब से लड़ाई शुरू हुई है उनका एयर सुपरियरिटी थी इसराइल का, और वह इसराइल में उन्होंने लगातार जो मेन टारगेट्स पे अटैक कर रहे थे और ये जो तीनों न्यूक्लियर साइट्स है उसी में भी उनका अटैक किए हुए हैं। लेकिन अगर ये देखने वाली बात है, अगर ये जो तीनों साइट है, तीनों साइट्स में उसकी जो काफ़ी डीप अंडरग्राउंड में उनका रखा हुआ है। एक तो उनका जो टेरेन है, पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे जैसे नमताज की बात कर रहे हैं उसमें कुछ ओवरग्राउंड में भी कुछ स्ट्रक्चर है, अंडरग्राउंड में भी स्ट्रक्चर है, और उसमें बाकी जैसे फिडोस है और इस्फान है, इस्फान में उसमें चाइनीज इन्वॉल्वमेंट है। तो डेफिनेटली ऐसे तो नहीं कि ईरान ने सारा कुछ टेक्नोलॉजी उन्हीं का पास पे था, चाइना का सपोर्ट में ही उन्होंने न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा था। तो जब इन्होंने भी अभी डिनाई कर रहे हैं कि आपने जो डैमेज हुआ है, ये तभी उन्होंने भी नहीं कहा कि डैमेज नहीं हुआ, डैमेज हुआ है, लेकिन कितना एक्सटेंट डैमेज हुआ है वो उनके लिए उतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बिकॉज उन्होंने उसको रिपेयर कर सकते हैं और शिफ्ट किया है जो कह रहे हैं। ये थोड़ी सी इस लड़ाई में क्या होता है कि कभी भी सच्चाई जो है ना वो बीच में कहीं रह जाता है। जो अमेरिका कह रहा है और जो ईरान कह रहा है बीच में सच्चाई है। और मैं ये भी मान रहा हूँ कि रशिया भी पहले भी बोला था कि
रशियन अभी साइंटिस्ट वहाँ पे काम कर रहे हैं, चाइनीज साइंटिस्ट भी काम कर रहे हैं, ये भी पहले न्यूज में जो आया था मीडिया के आधार पर। तो इसीलिए ईरान का सपोर्ट में जो ये दोनों देशों की जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उन्होंने रशिया बोला कि हम आपने जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं हम उनको वापस ले मेजर रहे हैं। जनरल रमेश जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। IAEA जो यूएन का न्यूक्लियर को लेकर वॉच डॉग है, उसकी एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। ईरान पर जो न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने हमला किया है उसको लेकर ये बहुत बड़ी अपडेट है। कल ये इमरजेंसी बैठक होगी और आप इसे इस तरीके से समझिए कि एक तरफ IAEA की तरफ से बात कही जा रही है, कोई भी न्यूक्लियर रेडिएशन अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। ईरान भी ऐसी बात कह रहा है, अमेरिका कह रहा है कि जी देखिए हमने सक्सेसफुली ये हमला जो है वो किया है, जो टारगेट हमने अचीव करना था वो हमने अचीव किया है। तो देखिए इस वक्त लगातार हम देख रहे हैं कि ऑफिशियल से भी एक बयान सामने आ रहा है। एक तरफ इमरजेंसी बैठक, इस बीच एक और वॉर ब्रेकिंग सामने आ रही है। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की निंदा की है। ये आप इस सभी खबरों में जितने भी देशों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है उसमें से सबसे बड़ी खबर है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। पाकिस्तान ये बात कहते हुए नजर आ रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट जो है वो हम आपको दे रहे हैं। संदीप मिश्रा भी हमारे साथ स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। संदीप जी, ये पाकिस्तान का समझ नहीं आया, मतलब कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था, हम भी ये बात आकलन कर रहे थे कि अगर अमेरिका ईरान पर कोई हमला करता है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ईरान पर हमला पाकिस्तान से हो जाएगा। मुनीर के साथ मुलाकात हुई, कहा जा रहा है बहुत हेल्दी मुलाकात ये मानी जा रही थी, लेकिन अब तो ये ईरान के लिए कह रहा है कि भाई ईरान पर आपने जो हमला किया है ठीक नहीं है, निंदा कर रहा है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान की मजबूरी है, आप पाकिस्तान से कोई भी बयान दिलवा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति जो है मंदिर के सामने बैठे हुए भिखारी से अलावा कुछ और है नहीं। तो वह जिस तरफ देख रहा है कि मुझे भीख मिल सकती है, उधर उसका रुख हो जाता है। एक बात मैं कहूं, इस अटैक के पीछे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान ही है। आप कहेंगे कि इसको पाकिस्तान से मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूं। जब 22 अप्रैल को हमारे पहलगाम में हमला होता है और उसके बाद भारत की सेना जो है प्रिसाइज अटैक करती है उनकी नूर खान एयरबेस पे, जिसपे कि लगा कि बिल्कुल सटीक प्रिसाइज अटैक हमारी सेना ने किया जो है। तो आप एक चीज समझिए कि अभी तक इजराइल और अमेरिका ही इस तरह के हमले करने के लिए माने जाते थे, लेकिन जब भारत ने इस तरह का हमला किया तो दुनिया में एक मैसेज गया कि अब अमेरिका और इजराइल ही नहीं, भारत भी इसमें आगे बढ़ करके काम कर सकता है। और उसका नतीजा हुआ कि कहीं न कहीं अमेरिका और इजराइल सभी देशों के ऊपर एक दबाव था कि अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने हम परफॉर्मेंस करके दिखाएं, और वह परफॉर्मेंस करने का प्रेशर ही था कि जो अमेरिका अपना कहते हैं ना, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, इन सारे देशों की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था जो है युद्ध पर आधारित है, या ये कहें हथियारों की रेस पर आधारित है। और आज अभी आप भारत में देख रहे हैं कि केरल में F-35 खड़ा हुआ है पिछले 6 दिनों से। तो इन तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, कहीं न कहीं जो मार्केट में अमेरिकी हथियारों की डिमांड है वह डिमांड कम हो रही है, या ये कहें उस पर लोगों का विश्वास उठ रहा है। और आपने देखा कि यूरोप में जो डिमांड आई कि अब तो हम अपना फाइटर प्लेन लें या अपनी फ्रांस के लड़ाकू विमानों पर भरोसा करें। तो इन सब चीजों से अमेरिका के ऊपर प्रेशर था कि वो परफॉर्म करके दिखाए कि नहीं, हमारे हथियार बहुत अच्छे हैं, हम परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जिस तरह से चाइना के हथियारों की जो है एक तरह से कहें लंका लगी पाकिस्तान में, या ये कहें कि अमेरिकी F-35 जिस तरह पाकिस्तान में F-16 मार गिराए गए, इन सब से पाकिस्तान की इज्जत तो गई ही गई, अमेरिकी हथियारों की भी इज्जत गई। और अंतर्राष्ट्रीय जगत का इस पर से ध्यान हटाने के लिए और अपनी खोई हुई मार्केट को दोबारा रीगेन करने के लिए मैं मानता हूं कि इजराइल युद्ध में अमेरिका कूदा है, नहीं तो अमेरिका को इस युद्ध में आने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। और इजराइल ईरान एक दूसरे के प्रति लड़ने लेकिन एक सवाल मेजर जनरल रमेश जी मैं आपसे लेना चाहूंगी। सर, आपका आकलन क्या कहता है कि अगर ये युद्ध जो हो रहा है, इस पूरे युद्ध में सर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि मिडिल ईस्ट इस युद्ध को चाहता है? सर, अभी कुछ मिनटों पहले कुवैत का ये कमेंट आया है जो पाकिस्तान से थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है। वो भी कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो ये हमला किया है न्यूक्लियर साइट पर, ये मिडिल ईस्ट में एस्केलेशन कर देगा, इसके रेपरकशंस बहुत ज्यादा होंगे। देखिए, ये जो एस्केलेशन हो रही है ये तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, कोई भी देश के लिए अच्छा नहीं है। और मिडिल ईस्ट तो सारा जितना भी ऑयल रूट है वो उधर से होके जाती है। तो
तो इसीलिए उनका भी इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा है। और अभी आपका एयर स्पेस बंद पड़ा है, उससे भी काफी इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा है। और जहाँ पे पीस की खतरा आ जाता है तो हर देश की कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी इफेक्ट करता है, उनका साइको इफेक्ट पड़ता है। तो ये इसलिए यूएन ने भी बता दिया कि भाई थोड़ा सा अभी पीस रिस्ट्रेंट करो, पीस के लिए सभी लोग अपील कर रहे हैं। इशू यही है कि बट एस्केलेशन होते जा रहा है। शुरू से ही हम यही देखते आ रहे हैं कि भाई पहला हुआ था भाई, पहले इजराइल ने अटैक किया, फिर ईरान ने उसको काउंटर अटैक किया, फिर उन्होंने पहले अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया कि भाई हम इसमें नहीं आने वाले हैं बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज चाहिए थी। लेकिन फिर पहुंच गए, उनका इजरायली प्राइम मिनिस्टर पहुंच गए यूएसए, फिर यूएसए में अभी आके उनकी 3 न्यूक्लियर साइट पे अटैक किया है, फिर अभी उन्होंने काउंटर अटैक किया है। एक बड़ी खबर सर सामने आ रही है, उसके बाद सर मैं आपके पास वापस लौटूंगी। वो खबर से जुड़ी अपडेट जो है वो दे देते हैं, क्योंकि लगातार इस युद्ध से जुड़ी इंडिया डेली आप तक हर एक अपडेट जो है वो पहुंचा रहा है। लेकिन इस बीच देखिए जो ये युद्ध बढ़ रहा है, इस युद्ध में एक और अपडेट जहां पर चीन ने भी अमेरिकी हमले की निंदा की है। अगर आप मैक्सिमम यहाँ पर देखेंगे तो जब इजराइल ने न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था तो इस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी, लेकिन क्योंकि अब अमेरिका ने न्यूक्लियर साइट पर ईरान के हमला किया है तो अब जितने भी देश है वो इसकी आलोचना कर रहे हैं। आप ये पूरी क्रोनोलॉजी समझिए कि इजराइल जब करता है तब इस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं था, लेकिन अब जब अमेरिका ने किया है तो चीन भी खुले में, आप देखिए कतर, ओमान ने भी हमले की निंदा की है। तो मैक्सिमम कंट्रीज आप देखेंगे, देश देखेंगे इस अटैक की निंदा कर रहे हैं। रमेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, ये ऑब्जर्वेशन हमने देखी कि पहले जब इजराइल ने न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था तो इस तरीके से खुले में निंदा नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल स्टैंड हम मिडिल ईस्ट का भी देख रहे थे। लेकिन क्योंकि अब अमेरिका ने किया है न्यूक्लियर साइट्स पर हमला तो अब खुले में ये मिडिल ईस्ट में जितनी कंट्रीज हैं या फिर चाइना की भी हम बात करें साउथ एशिया में, तो इसकी निंदा कर रहे हैं। क्या सर ये संकेत है कि एस्केलेशन होगा? एक होता है न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड। हर कंट्री जो भी मैच्योर कंट्री है वो कोशिश करता है कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे कन्वेंशनल वार में ही उसको लिमिट रखें, ताकि जो भी उनका पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव उसी के दायरे में हो जाए। अभी जब अमेरिका अटैक करने के बाद अभी क्या हुआ, जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की जब हम बात करते हैं वो दीवार को उन्होंने तोड़ दिया। जब वो तोड़ दिया तो नेचुरली जो बाकी कंट्रीज है जो अफेक्टेड हो रहे हैं तो उनका भी रिएक्शन अभी आना बड़ा स्वाभाविक है। अब पहले भी चाइना और रशिया ये लोग बोले थे कि भाई आप न्यूक्लियर तक पहुंच जाइए, और हम अभी जब ये हो गया तो अभी उनका जो ये अभी तो उन्होंने स्टेटमेंट आया है, बट हम अभी मुझे यही फिक्र है कि हो सकता है कि नेक्स्ट स्टेज में और भी एस्केलेशन हो, बिकॉज अभी ये तो आपका अमेरिका ना रुकने वाला है ना ईरान रुकने वाला है। ईरान की उनका जो सुप्रीम लीडर का भी स्टेटमेंट आ गया है, तो ईरान तो रुकने वाला है नहीं। जब ईरान रुकेगा नहीं, रिटेलिएशन और भी बढ़ेगी, कौन सी हद तक जाएगी उसको तो फोरकास्ट करना डिफिकल्ट है। बट हाँ, डेफिनेटली कि जो एस्केलेशन खूब तेजी से बढ़ रहा है और जो वर्ल्ड पीस के लिए बहुत खतरा है, मिडिल ईस्ट के लिए, पूरा वर्ल्ड के लिए। और न्यूक्लियर का आपका जब रेडिएशन शुरू होता है तो वो तो किसी का उसका तो पॉलिटिकल बाउंड्री होती ही नहीं है, सभी को इफेक्ट करेगा एडवर्सली। तो ये सभी को रोकना चाहिए कि भाई न्यूक्लियर तक बातें ना जाए, जो भी कुछ है पीसफुली डिस्कशन में। संदीप जी, आपसे बात मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि ईरान के जितने भी पड़ोसी मुल्क है, इराक की बात करें, कुवैत की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, मतलब हर जगह हम देख रहे हैं कि अमेरिकन डिफेंस की वहां पर इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन अब मिडिल ईस्ट की तरफ से, कंट्रीज की तरफ से, चाइना का समझ आता है, रशिया का समझ आता है, लेकिन मिडिल ईस्ट में अब ईरान के लिए एक ये सॉफ्ट कॉर्नर की आपने जो अमेरिका ने अटैक किया ये सही नहीं है। सर, इसके मायने क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, कोई भी चाहता नहीं है कि अपने घर में बाहरी ताकतें आएं। अगर आसपास में लड़ाइयां होती हैं तो कोई नहीं चाहता कि कोई तीसरे देश का आदमी आकर के हमारे बीच में बैठ जाए और फिर उससे जो है हमें उलझना पड़े या लड़ना पड़े। तो अगर अमेरिका यहाँ आता है, अमेरिका का आना आसान है लेकिन निकलना मुश्किल है। और अगर एक बार अमेरिका आ गया तो बाकी देशों की संप्रभुता के लिए भी कहीं न कहीं खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि अमेरिकी फोर्सेज एक बार आ जाती हैं तो वहां से आपने देखा है जहां भी पहुंचती हैं एक लंबे समय तक रहती हैं, और उनका निशाना भले रहे कि हम एटॉमिक चीजों को
को ढूंढ रहे हैं या परमाणु साइट्स को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनकी निगाहें कहीं खनिजों पे रहती हैं, कहीं संसाधनों पे रहती हैं, और फिर इस तरह से उनके रिसोर्सेज का जो है एक्सटॉर्शन शुरू हो जाता है। तो बाकी देश भी मिडिल ईस्ट के समझ रहे हैं कि अगर हमने अमेरिका को यहां रुकने का मौका दिया किसी भी स्थिति में, तो हमारी संप्रभुता के लिए, हमारी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए एक तरह से जो है खतरा पैदा हो जाएगा। बिल्कुल, थोड़ा लेट समझ आया सर, लेकिन आप चारों हमारे साथ बने रहिए। ये समझना बहुत मुश्किल है कि अब जाकर ये सारी कंट्रीज जो है, ये देश जो है वो रिस्पॉन्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से अमेरिका कह रहा है कि वो हमला करेगा। लेकिन इस बीच आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। ये 5 तस्वीरें देखिए, तबाही की ये तस्वीरें हैं, जो नुकसान ईरान ने इजराइल को पहुंचाया है। आप एक बारी वो तस्वीरों में देखिए, क्योंकि जितने भी रिहायशी इलाके हैं, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बताए जा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि ये अटैक जो है वो किया गया है। लेकिन इस बीच जो बड़ा नुकसान है वो इजराइल को ये है कि उसके नागरिक जो है वो इस हमले में मारे जा रहे हैं। और शायद यही कारण है कि इजराइल ने अपने नागरिकों को कहा है कि अब बाहर मत निकलेगा, बाहर खतरा है, क्योंकि ईरान अब रुकने वाला नहीं है। ये पहली तस्वीर देखिए। अच्छा, एयरपोर्ट पर भी आपको बता दें ईरान ने हमला कर दिया। दूसरी तस्वीर देखिए, वहां पर भी आपको दूर दूर तक धुएं के गुबार जो है वो नजर आएंगे, क्योंकि अब खैबर मिसाइल से भी ईरान ने हमला किया है। और 2000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर की रेंज पर ये जब अटैक करती है, तो आप समझ सकते हैं कि ईरान की सैन्य जो ताकत है, डिफेंस सिस्टम है, वो भी बेहद ज्यादा मजबूत है। और ये एक और तस्वीर देखिए, ये एरियल व्यू जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कितना नुकसान जो है वो उठाना पड़ा इजराइल को। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान ने इजराइल पर चालबाज मिसाइल जो है वो दागी। खैबर शेखिन मिसाइल से हमला किया है, जो अभी हम जिक्र कर ही रहे थे। बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बना दिया। तो लगातार हर एक अपडेट जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हर एक अपडेट जो है वो लेते हैं। किरण और शिवम हमारे साथ जुड़े हुए। शिवम, आपके पास क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि टेंशंस हम देख रहे हैं लगातार बढ़ रही हैं। अटैक्स कहां कहां पर किए हुए हैं, कौन सी लोकेशंस इजराइल में और कौन सी लोकेशंस ईरान में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। बिल्कुल, देखिए आपने जिस तरीके से मिसाइल का नाम यहाँ पर लिया, तो ईरान की तरफ से रिस्पांस जो है वो दिया जा रहा है। अब ये ईरान की तरफ से एक मजाक भी उड़ाया जा रहा है यूएस का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये हमला किया, हमला होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कहा कि भाई अब ये युद्ध ये एक इस स्टेज पर आ गया है कि अब इजराइल सेफ है। तो उसके बाद ईरान ने हमले जो है अपने वो लगातार यहाँ पर बढ़ाए हैं, और वो तस्वीरें भी हमने यहाँ पर शेयर करी हैं। लेकिन अब जो कंडेम की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में किस तरीके से कौन साथ है कौन साथ में नहीं है, ईरान तो हमले करेगा। लेकिन अब ईरान की बात की जाए तो ईरान की पाकिस्तान से नाम की दोस्ती है। पाकिस्तान पर ईरान की मिसाइलें भी चल चुकी हैं, उधर से भी चल चुकी हैं। बलूचिस्तान का मसला हुआ, दोनों वो अभी भी उसको झेल रहे हैं। अब आते हैं बाकी जगहों पर। बाकी जगहों की अगर बात करें तो अगर आप कतर देख लें, कतर को छोड़कर ईरान का दोस्त कौन है? सऊदी अरेबिया से उनकी इतनी अच्छी बनती नहीं, केवल स्टेटमेंट्स अगर दे दिए जाएं तो क्या होता है। एक एंगल ये भी आपको समझना होगा कि जो वहां पर हुआ है, तो सऊदी अरेबिया और कतर और काफी ऐसे एक देश हैं, उन्होंने कहा कोई न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं दिखी है, कोई डिटेक्ट नहीं की है, तो वहां पर कुछ बड़ा हुआ नहीं है। ईरान दावा कर रहा है हमने एक दिन पहले अपने सारे न्यूक्लियर एसेट्स वहां से हटा दिए हैं। अब अमेरिका ने बोला है कि हमने उनके न्यूक्लियर एसेट्स को हमने तबाह कर दिया है। आपको यह समझना होगा 60% रिफाइन किया यूरेनियम, यह बात कहा जा रहा है, लेकिन इससे पहले वार्निंग आ गई थी 82% से ज्यादा रिफाइन कर लिया। 90% अगर आप रीच कर जाते हैं यूरेनियम रिफाइनमेंट, तो आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। अमेरिका ने कहा था अभी एक दो दिन पहले ही बताया था कि खामेनेई ऑर्डर देंगे, न्यूक्लियर बम तैयार है, इतनी देरी है, इसलिए अमेरिका ने यहां पर हमला किया है। अब आते हैं B-2 बॉम्बर के बारे में बात करते हैं। 16,000 से 17,000 करोड़ उसकी कीमत है। BU-57 बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आप समझिए कि भेद के चला जाएगा। ये आप समझिए कि 290 फीट पर अगर कोई चीज है, तो मतलब 80 से 100 मीटर की गहराई पर अगर कुछ है, तो उसको भेदने के लिए, और वो 60 मीटर तक बॉम्ब फोड़ता है, यानी कि पहले पेनिट्रेट करेगा, अंदर फटेगा। आपने इतने सारे बॉम्ब वहां पर फोड़े, फिर जाकर वहां पर अटैक हुआ, फिर भी चांसेस होते हैं कि कुछ वहां पर बच सकता है या फिर कुछ लीकेज कम हो, या तमाम बातें। लेकिन दावे ही तो हैं दोनों तरफ से। आईएए की तरफ से आपातकाल बैठक अगर होती है, क्या पता लीकेज हो। एक तरफ कंडेम किया जा रहा है, एक तरफ कहा जा रहा है कि नहीं आईएए की बैठक है। आईएए की बैठक, आईएए क्या है? यूएन का वॉच डॉग है। अब यूएनएससी पर जाओगे, यूएनएससी के अगर सबसे स्ट्रांग मेंबर की बात की जाए तो कौन है? यूएसए मेंबर है। तो आप
किसके पास जाएंगे शिकायत करने? जब दरोगा ही बदमाश निकले तो फिर आप दरोगा की कंप्लेंट करने के पुलिस थाने में जाएंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका ने जो करना था वो कर दिया। इजराइल अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा। हाँ, उनका न्यूक्लियर खतरे को जो निपटाना था वो यहां पर हो गया है। अब ईरान को रिस्पॉन्ड कैसे करना है? इजराइल को उनके न्यूक्लियर एसेट्स पे तो हमला करना था, वो स्टार्टिंग में किया, चाइना ने तब ज्यादा कंडेम किया था। अब उनके जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उस पर अटैक होगा, उनकी स्ट्रेटेजिक मिलिट्री लोकेशंस हैं उन पर अटैक होगा, और उनकी मिलिट्री साइट्स पर ही अटैक होगा। ईरान एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है कि वो जो हमला कर रहा है, इजराइल छोटा है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ उसकी नहीं है, तो ईरान के जो हमले आते हैं वो सिविलियन एरियाज पर आ जाते हैं। अब इतने बड़े बड़े बॉम्ब ईरान के पास हैं कि उनके बंकर्स भी कब तक उनको बचा कर रखेंगे। इजराइल के लिए अभी एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, इजराइल रुकने वाला नहीं है, लेकिन ईरान भी लगातार यहां पर हमले कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है कि देखो आपने जब वो किया था गाजा में किया या फिर हमारे साथ किया, आप हंस रहे थे, आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? और बंकर्स अब अंडरग्राउंड, क्योंकि इजराइल बहुत पहले से तैयार है किसी भी युद्ध के लिए, अंडरग्राउंड अगर कहीं भी हमला होता है तो आप अपने अगर मेट्रो स्टेशन के नीचे जाएंगे तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। जिस तरीके से मेरे कॉलीग शिवम ये जानकारी दे रहे हैं कि ईरान जो है वो अटैक कर रहा है, लेकिन उस अटैक के पीछे कोई एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन नहीं है। सर, नेक्स्ट आपको इस युद्ध में क्या लग रहा है कि अभी आज कैबर मिसाइल का इस्तेमाल कर दिया, पहले बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हम देख रहे थे लगातार दागी जा रही थी, नेक्स्ट आपको क्या लग रहा है? क्रूज मिसाइल भी ईरान दाग सकता है? क्योंकि इजराइल की अगर हम पूरी लोकेशन देखें मैप पर, तो वहां पर आप पूरे जो वाटर एरिया है वहां से आप उस पर अगर अटैक करेंगे तो आप ज्यादा अपने फार बेटर जो टारगेट अचीव कर सकते हैं। मेजर जनरल रमेश जी, देखिए, जो आप जो कह रहे हैं, ईरान का लिमिटेशन ये है कि वो अपना टेरिटरी से इजराइल का ऊपर में अटैक कर रहा है, जबकि इजराइल का पास में अपना टेरिटरी से भी अटैक कर रहा है, प्लस जो यूएस का जो बहुत सारा मिलिट्री बेसेस है वहीं से भी उसका वो अटैक कर रहा है। जो उनका जो एयरक्राफ्ट वगैरह वहाँ से अंदर में आ रहा है, ये डिफरेंट जो यूएस की एयरबेस वगैरह वो इस्तेमाल कर रहा है। और इवन उनका भी जो दैट इज़ वाई जो आप कह रहे हैं कि कहाँ पे उनका एसेट डैमेज हुआ है, इजराइल में तो काफ़ी डैमेज हुई है। ऐसे बात तो नहीं है कि स्ट्रैटेजिक एसेट डैमेज नहीं हुई है, बहुत डैमेज हुई है, लेकिन मीडिया में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। उसका भी कई कारण है। एक तो इजराइल ने बाकी जो दुनिया भर की जो प्रेस को उसमें अंदर आने के लिए मना कर रखा है और उनका लिमिटेड इंफॉर्मेशन आ रहा है। तीसरी बात है, ये जो जितना भी मीडिया कंट्रोल है, जो अमेरिका जो जितना भी आपका मीडिया हाउसेस है उसके ऊपर में आपका जो इजरायली न्यूज़ की काफ़ी कब्जा है, तो इसलिए सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन आ रहा है। लेकिन एग्जैक्टली कितना डैमेज है जब लड़ाई बाद में ख़त्म होगी हम पता चलेगा। बट अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाला है जो इराक ने अभी बता दिया कि भाई अभी हम नेक्स्ट लेवल में जाएंगे। नेक्स्ट लेवल में वो यूएस की जो बेसिस है उसको अटैक करेगा। अभी तक हमने देखा था एरियल और स्पेस डोमेन में काफ़ी लड़ाई हुई, अभी मेरीन डोमेन में भी लड़ाई होने का संभावना है। तो इसका मतलब एस्केलेशन जो है बढ़ेगी आपके समुद्र की तरह। इसलिए जो मिडिल ईस्ट की आपने संदीप जी, आपको क्या लगता है, मैरिन वॉरफेयर या फिर जो मिडिल ईस्ट में अलग अलग कंट्रीज में अमेरिका के एयर बेसिस पर कंट्रोल है, वहां पर क्या अब अटैक जो है ईरान करेगा? क्योंकि सुप्रीम लीडर खमेनेई की बात करें, ईरान की बात करें, तो वो कह रहे हैं कि अब जो होगा आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। देखिए, संदीप जी, मेजर जनरल रमेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। संदीप जी, आपसे मेरा सवाल है। ईरान के लिए देखिए, कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून कोई मायने रखते नहीं है, और ईरान की लड़ाई केवल ईरान की सेना ही नहीं लड़ रही है, बल्कि जो मिडिल ईस्ट में आतंकी संगठन हैं वो सब भी इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपने अभी सुना होगा कि हूती विद्रोहियों ने भी धमकी दी है कि वह अमेरिकी जहाजों को, बेड़ों को निशाना बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जबकि कोई नियम कानून नहीं है और आतंकी संगठन भी इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें इस बात से कोई मतलब गुरेज नहीं है कहने में कि यह लड़ाई एक तरह से अंधाधुंध होगी, जिसमें कोई नियम कानून या कोई स्ट्रेटजी नहीं है। बल्कि जहां कहीं भी ईरान का दुश्मन मिलेगा, कोई भी हो, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे अमेरिकी हो, चाहे अमेरिका को सपोर्ट करने वाले लोग हों, या अमेरिका को सपोर्ट करने वाली जगह हो, चाहे वो जिस देश के अंदर भी होगी, उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे ईरान अटैक करने
पीछे नहीं हटेगा। और आपने देखा जब पाकिस्तान ने एयरबेस अपना जगह देने की बात कही अमेरिका के लिए, तो ईरान की तरफ से सीधी धमकी आई कि भाई अगर तुम इस तरह का कुछ करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी हमारा टारगेट होगा। तो जो पाकिस्तान के लिए फार्मूला होगा ईरान का, वही उन सभी देशों के लिए होगा जिनके लिए इराक यूएस जो है अपना सपोर्ट ले रहा है ईरान पे अटैक करने के लिए। लेकिन सर मैं आपसे ये, आप रूल्स एंड रेगुलेशन की बात कर रहे थे सर, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इस पर जानकारी दीजिए, क्योंकि अभी इंटरनेशनल सिनेरियो में अलग अलग कंट्रीज का जो बयान सामने आ रहा है वो तो ये कह रहे हैं, चाहे चीन हो या फिर पाकिस्तान की हम बात करें, और कुवैत ने तो खैर ये नहीं कहा कि रूल्स का उल्लंघन है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई आपने जो एक रूल्स फॉलो होते हैं इंटरनेशनली जंग को लेकर, आपने उसका उल्लंघन किया है। अमेरिका को लेकर ये कहा जा रहा है। संदीप जी। नहीं देखिए, अब एक कहावत है, समरथ के सब होत गोसाई, समरथ के नहीं दोष गोसाई। तो अमेरिका आज की स्थिति में जब पूरे यूएन को फंडिंग करता है, पूरा यूएन उसके कंट्रोल में है, तो अमेरिका जो कुछ भी करना चाहे वो स्वतंत्र है, उसे कोई नियम कानून की डर तो है नहीं। लेकिन हाँ, तब भी एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते कुछ रूल्स रेगुलेशन है जिसके चलते अमेरिका बंधा हुआ है मानवीय परंपराओं से, ह्यूमन राइट से, इन सब चीजों से। लेकिन जब बात आती है कि सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात, और एक तरह से आप उसको परमाणु बम की तरफ ले जाते हैं, तो यहां पर एक लंबे समय से टकराव चल रहा था। आपने डोनाल्ड ट्रंप का अगर बयान सुना होगा तो उन्होंने कहा बहुत देर कर दी है आपने। तो अगर ईरान ने हठधर्मिता नहीं दिखाई होती और थोड़ा सा मतलब जो है बुद्धिमानी पूर्ण निर्णय लिया होता, तो शायद आज ये जो टकराव की स्थिति पैदा हुई है, मैं तो कह रहा हूं यह लड़ाई ईरान और अमेरिका के बीच नहीं है, लड़ाई अमेरिका और रसिया के बीच हो रही है, सीधी सी बात है। क्योंकि रसिया से यूक्रेन लड़ते हुए एक तरह से रसिया थक चुका है और अमेरिका भी देख चुका है कि इसमें जो है रसिया का कोई बहुत ज्यादा नुकसान हम नहीं कर पा रहे हैं और युद्ध बड़े लंबे तक चल रहा है। तो रसिया ने यहाँ पे अमेरिका को आकर के इंगेज कर दिया ईरान के साथ, तो कहा कि भाई अब आप यहाँ आप इंगेज हो जाओ, तब आप मेरे को ज्ञान दो यूक्रेन के मामले में। तो आप इस लड़ाई को ये मत मानिए कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई है, बल्कि यह रसिया और अमेरिका की लड़ाई चल रही है। और अब अमेरिका जब यहां इंगेज हो गया है तो निश्चित ही उसे एक मौका भी है अपने हथियारों का प्रदर्शन करने का। और मैं कहता हूं हमेशा से कि जो देश हथियारों पर अर्थव्यवस्था जिनकी बेस होती है, ऐसे युद्ध, ऐसे हमले एक मौका होते हैं, डेमो देने का मौका होता है वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने कि देखो जी हमारे हथियार कितने कारगर हैं। ऐसी स्थिति में जब कुछ ही दिन पहले, मैं अपनी बात फिर रिपीट कर रहा हूं, कुछ ही दिन पहले भारत ने अमेरिका के हथियारों की, चाइना के हथियारों की एक तरह से कहें लंका लगाई, और रसियन एयर ड्रोन के चलते जो है सारे अटैक जो है पाकिस्तान की तरफ से जीरो हो गए। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के लिए भी परफॉर्म करने का एक प्रेशर था, जिसका नतीजा था कि ईरान पे अटैक हुआ है। और इसलिए मैं तो कहता हूं कि अगर थोड़ा सा बुद्धिमत्ता का परिचय खामनेई ने दिया होता तो आज जो स्थिति पहुंची है, इस स्थिति को अचानक नहीं अमेरिका ने थोपा है। एक पिछले हम 3 हफ्ते से देख रहे हैं इस तरह की चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो इसको अगर डीएस्केलेट करने की कोशिश की होती तो शायद एक विश्व मंच को बोलने का या विश्व युद्ध की तरफ जो हम लोग जा रहे हैं। ये बात सर, मैं अपनी सहयोगी किरण हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम लगातार इस पर डिस्कशन करते हैं। किरण, क्या लगता है अगर हम ईरान की हिस्ट्री को देखें, ईरान के पास को देखें, 1979 के बाद से जो ये पूरे एक सुप्रीम लीडर का हमने देखा है कि ईरान में जो चलन चला है कि सुप्रीम लीडर जो है वो ईरान को चलाएगा, तो उसका मोटिव, उसकी आइडियोलॉजी यही थी कि भाई वेस्टर्न कंट्री से, अमेरिका से हम नहीं चलेंगे। तो क्या खमेनेई की कभी ये इंटेंशन लगी कि भाई वो सरेंडर कर देंगे? ये तो शुरू से क्लियर था कि वो डीएस्केलेशन चाहते ही नहीं। डीएस्केलेशन का मतलब ये है कि जो अमेरिका कह रहा है, जो वेस्टर्न कंट्रीज कह रही है, उसके अनुसार चलो। बिल्कुल, देखिए पलक आपने सही कहा है कि हमेशा से इसी आइडियोलॉजी के साथ जो है खामनेई जो है वो चलते रहे हैं। और जिस तरह से हमने देखा है कि शाह के बाद खामनेई जो है आकर के पूरी तरह से ईरान को जो है वो चला रहे हैं, और एक तरह से धार्मिक तौर पर चलाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा वेस्टर्न तौर तरीके नहीं अपनाते। और कहीं ना कहीं जो बाकी, अगर हम बात इजराइल की कर ले या अन्य हम देश की कर ले, चाहे हम सऊदी अरब की यहाँ पर बात कर ले, तो उससे इतर हट करके जो है वो अपने आवाम को चलाते हुए दिखते हैं। और उसी तरह से वहाँ पर एक कट्टर
कट्टरपंथी सोच के साथ जो है वो चलते हैं। ऐसे में अमेरिका का ये सोचना कि सरेंडर कर देंगे और बहुत आसानी से कर देंगे, ये एक तरह से इसलिए भी खास तौर से था क्योंकि देखिए हम तकरीबन 40-45 साल की अगर हम बात कर ले, और मुझे लग रहा है कि बाकी डिफेंस एक्सपर्ट जो है अगर अग्री करते हैं तो इस बात को वो पूरी और भी क्लियर तरीके से जो है वो बताएंगे भी कि 40-45 सालों से जो है कई सारे प्रतिबंध जो है अमेरिका ने ईरान पर लगा रखे हैं। पहले तो अमेरिका ने ईरान ने देखिए इस चीज को मान लिया और उसी प्रतिबंधों के साथ वो आगे चलता है। तेल की जो सप्लाई है वो उतने ही इसमें करता है, अन्यथा वो तेल की सप्लाई उसकी बहुत ज्यादा होती। ऐसे में देखिए अब अमेरिका जिस तरह से लगातार ये कह रहा था कि नहीं तुम परमाणु नहीं बना सकते, देखिए एनपीटी में भी सिग्नेचर कर रखा है ईरान ने, तो ऐसे में एनपीटी से इधर हट करके अगर कोई भी देश सोचता है तो उसको एक अलग थलग होना पड़ता है। उसके लिए उत्तर कोरिया हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण के तौर पे है। अब ऐसे में ईरान भी अब कहीं ना कहीं दूसरे पटल पे या दूसरी तरफ से हम ये कहें रास्ते पे चलता हुआ दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि मैं भी जो है जब यूरेनियम का इतना ज्यादा संग्रहण कर रहा हूं तो मैं भी हथियार बना सकता हूं। और जो जानकारी भी देखिए इजराइल की तरफ से या अमेरिका की तरफ से दी जा रही थी कि एकदम बिल्कुल नजदीक थे और सिर्फ उन्हें खामनेई के ऑर्डर का इंतजार था कि ठीक है अब तो हमारे पास इतने हो गए हैं कि हम परमाणु हथियार बना सकते हैं, तो इसी दिशा में अब ऐसे में देखिए अमेरिका को भी इस बात को समझना था या अमेरिका भी इस बात को समझ रहा था कि अगर ईरान के पास भी ये परमाणु हथियार आ जाएंगे तो प्रतिबंध आखिरकार रहेगा किस पे। ऐसे में अगर एनपीटी से फिर धीरे धीरे करके सब देश बाहर जाने लगे और सबके पास परमाणु हथियार आने लगा तो फिर आखिरकार इस पूरी दुनिया का होगा क्या मतलब फिर तो ऐसे में हर कोई जो है वो बनाने लगेगा और अपने दुश्मन देशों पे जो है वो इसी तरह से परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा। क्योंकि देखिए ईरान ने इस बात को क्लियर कर दिया था कि हम इजराइल का खात्मा कर देंगे, हम इस तरह से जो है प्रॉक्सी जो वॉर चलाते हैं हुती हो हमास हो, हम इनको देंगे परमाणु हथियार। कहीं ना कहीं उनकी दबी जुबान से ये बात जो है ये बयान जो है आया। अब इसमें एक सरेंडर करने की बात जो है ये बात जो मेरी सहयोगी किरण कह रही है कि मिडिल ईस्ट में कभी भी कोई देश अगर न्यूक्लियर पावर बनने जाता है, चाहे वो इराक हो या अब ईरान हो, तो दिक्कत सबसे ज्यादा होती है अमेरिका को, क्योंकि वो चाहता है कि मिडिल ईस्ट में जो इजराइल को इसने क्रिएट किया है, वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका इतिहास हम सब जानते हैं कि इजराइल वहां पर कैसे पहुंचा, किन्होंने पहुंचाया वहां पर। तो कभी भी मिडिल ईस्ट में सर ये तो विशियस सर्कल हो गया है कि अगर मिडिल ईस्ट में कोई भी कंट्री अगर न्यूक्लियर पावर बनने जाएगी तो भैया उसके ऊपर अमेरिका जो है वो हमला कर देगा। नहीं, इस बात को तो स्वीकार करने में कोई हर्ज ही नहीं है कि जब बात होती है इजराइल की तो हमें यह मानना चाहिए कि इजराइल मतलब अमेरिका का छोटा भाई। और आप देखिए जब लड़ाई चौथे पांचवें दिन छठे दिन में पहुंची है तो नेतन्याहू ने कई बार कहा कि ट्रंप अब इस लड़ाई में आप आइए, रिक्वेस्ट किया उन्होंने। और जैसे पिछला आपने देखा था जब अटैक हुआ था इजराइल के ऊपर फलस्तीन के अंदर जो हमास के विद्रोही हैं उनके द्वारा जो है, तो उसके बाद भाग करके बिदेन आए थे इजराइल के सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पर एक तरह से कहें बड़े भाई और छोटे भाई का बहुत ही, जिसको हम नॉन सेपरेट, जिसको हम अलग नहीं कर सकते, दोनों एक ही हैं। और ऐसी स्थिति में अगर इजराइल को किसी तरह की खतरा पैदा होता है तो अमेरिका मानता है कि वह उसकी संप्रभुता को चैलेंज कर रहा है, वह देश कर रहा है। और इस तरह से अगर इजराइल के पास या आसपास के देशों में किसी के पास भी परमाणु बम जैसे हथियार आ जाते हैं, और खासकर ऐसी संस्थाएं जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून से बंधी नहीं है, जिनका किसी तरह से डायलॉग नेटवर्क नहीं है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज के साथ या ये कहें अमेरिकी एजेंसीज के साथ, तो ऐसे में हम किसके ऊपर जवाबदेही सेट करेंगे, किसके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे, यह सब चीजें जो है बहुत बड़ा प्रश्न अमेरिका के लिए खड़ा करती हैं। तो इन सिनेरियोज में ईरान जैसे देश को रोका जाना बहुत आवश्यक हो गया था, क्योंकि अगर ईरान के पास हथियार आए तो निश्चित ही एक जो शांत माहौल है, एक तरह से कहें, उसमें इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो जाता। और इसीलिए अमेरिका ने इस लड़ाई में आपने देखा कि एक तरह से पांचवें दिन छठवें दिन तक तो नहीं सपोर्ट किया, लेकिन सातवें आठवें दिन आकर के आज इस लड़ाई में हाथ अपना डाल दिया और अब सीधे कह रहा है कि जब तक शांति स्थापित नहीं होगी तब तक जो है सीज फायर नहीं होगा। मतलब कि हम पूरी तरह से मेजर जनरल रमेश जी, संदीप जी की बात को जोड़ते हुए एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर, क्या अब ये मानकर चले कि मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, देश है, उनकी गलती महज इतनी है कि भाई वहां पर है ऑयल प्रोडक्शन में आप हो जाएगी आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होने के साथ अगर आप बन जाएंगे न्यूक्लियर पावर तो फिर आप हो गए सुपर पावर। बात तो सर यही है। और अगर आप न्यूक्लियर पावर बन जाएंगे तो फिर आप रोके नहीं रुकेंगे, विश्व फिर आपके कहे अनुसार चलेगा, ऑयल रिजर्व आपके पास है
और फिर उसके बाद न्यूक्लियर पावर भी आपके पास है। सारा सर खेल यही है क्या? नहीं, न्यूक्लियर पावर तो अभी जब काफी कंट्री के पास में न्यूक्लियर पावर है, इसराइल के पास में भी न्यूक्लियर पावर है और आपका पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर पावर है।